चलिए हिंदी जब आएगा लैंग्वेज तो बता देंगे थोड़ा। 43rd कर लिए थे क्या? देख लेते हैं क्या इसमें है, खाली एक जस्ट एक रिव्यू कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 43rd अमेंडमेंट। The Constitution 43rd Amendment, Statement of Objects and Reasons, ये 44th अमेंडमेंट बिल था बट आके एक्ट हुआ 43rd अमेंडमेंट एक्ट। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड वेरियस आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्टेल, देखिए यहाँ पर कर्टेल वर्ड यूज किया, कर्टेल both directly and indirectly the jurisdiction of Supreme Court and the High Courts to review the constitutionality of laws। तो यहाँ 43rd अमेंडमेंट लाने का ये 1977 का बिल नंबर 148 है, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ 77 में आया था ये, तो जनता गवर्नमेंट का लाया हुआ ये बिल था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने कई आर्टिकल्स डाले थे संविधान के अंदर, जिनका लक्ष्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इतना कटौती कर देना ताकि वो कानूनों को इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकें। ठीक है। Article 32A barred the Supreme Court from considering the constitutional validity of any state law in proceedings for the enforcement of fundamental rights unless the constitutional validity of any central law was also in issue in such proceedings। जैसे कि आर्टिकल 32A जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को पर ये रोक लगा दी थी कि वो किसी राज्य के कानून को जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के कारण इनवैलिड कर सके जब तक कि उसमें कोई सेंट्रल लॉ भी साथ में इन्वॉल्व न हो। ठीक है, अगर सेंट्रल लॉ इन्वॉल्व है तब वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता था, नहीं तो राज्य के कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसी तरह आर्टिकल 131A गेव टू सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ उसी को, टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ सेंट्रल लॉ एंड दस डिप्राइव द हाई कोर्ट्स ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। उसी तरह दूसरा आर्टिकल 131A डाला गया जो कि अगर केंद्रीय पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून है तो उसको जांच करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दे रहा था कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, और इस तरह वो हाई कोर्ट्स की शक्ति को ले रहा था, जहां हाई कोर्ट भी केंद्र के पार्लियामेंट के कानून को संविधान के अनुसार जो है उसको वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते थे। तो 131A था जो सुप्रीम कोर्ट को ही केवल अधिकार देता था केंद्र के कानून को संविधान के अनुसार जांचने में, और हाई कोर्ट्स की शक्ति ले लेता था। तो ये दूसरा आर्टिकल था जो देखिए इसमें किस किस आर्टिकल पर फोकस है इस अमेंडमेंट में। एक तो 32A हटाने का लक्ष्य है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट को जो है स्टेट लॉ को जांच करने से रोकता था, और 131A था जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार देता था केंद्र के कानून को संविधान के रूप से जांच करने का। आर्टिकल 144A प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट who shall sit for purpose of determining the constitutional validity of any central law or state law shall be 7 and required a special majority of 2/3 for invalidation of such law। उसी तरह आर्टिकल 144A डाला गया था जो कि
सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर किसी केंद्र या राज्य सरकार के कानून को अगर संविधान के लिए हिसाब से इनवैलिड करना था तो उनकी मिनिमम संख्या को फिक्स करता था कि 7 जजों की बेंच कम से कम होनी चाहिए, तभी वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर पाएंगे, और वो भी उसमें कम से कम 2/3 का मेजॉरिटी होना चाहिए। 7 जजों के कम से कम बेंच में 2/3 का मेजॉरिटी। तो ये तीसरा आर्टिकल जो टारगेट पर है 144A। चौथा यहां फिर नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 226A barred the high courts from deciding the validity of any central law, and article 228A required that there should be a bench of at least 5 judges for determining the constitutional validity of any state law and prescribed a special majority for a judgment invalidating such a law। उसी तरह आर्टिकल 226A जो है, जो कि हाई कोर्ट्स पर ये रोक लगाता था कि वो सेंटर के किसी लॉ की जो है जांच कर सकें, और आर्टिकल 228A ये कहता था कि अगर हाई कोर्ट किसी स्टेट के लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जांच कर रहा है कि वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं, तो ऐसे में वहां कम से कम 5 जज की बेंच होनी चाहिए, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से कोई उसका फैसला अगर लेगा तभी वो माना जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स में जो कटौती की गई थी 42A के द्वारा, वहां उन आर्टिकल्स को फिर से यहां हटाए जाने की तैयारी हो रही थी इस अमेंडमेंट में 43rd में। सेकेंड सेक्शन है कि इट इज कंसिडर्ड दैट आर्टिकल्स 32A, 131A एंड 228A कहा जा रहा है कि इट इज कंसिडर्ड दैट, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 32A, 131A एंड 228A cause hardship to persons living in distant parts in India. Further, Article 32A would lead to multiplicity of proceedings as cases relating to the validity of a state law, which could be disposed of by the Supreme Court itself, have to be heard first by the High Court. The minimum number of judges in every case wherein the constitutional validity of a law is involved, however unsubstantial the challenge might be, results in valuable judicial time being lost in hearing and rejecting submissions that have no substance। कहा जा रहा है इसमें कि अगर मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी कानून के खिलाफ कोई भी केस कर देता है, कोई भी हो सकता है, कोई सिरफिरा आदमी अपना मन मजा लेने के लिए केस कर दे रहा है, कोर्ट के खिलाफ नहीं, कानून के खिलाफ, तो वैसे में कम से कम 5 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जुडिशरी के भी समय की बर्बादी है, उसका महत्व घटाता है, नेसेसरी इन्वॉल्व हो जाएंगे कि भाई 5-5 जज बैठिए, कोई भी केस कर दे रहा है तो खैर यहाँ कुछ कुछ कारण बता के मेनली ये जो है इसमें इन आर्टिकल्स को हटाया गया, आप समझ सकते हैं। तो मेनली जो इनमें फोकस है, ठीक है, वो जो है हटाने पर था कि 32A, 131A, 228A, 144A, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ जुड़े हुए आर्टिकल जो थे, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 145, 228 एंड 366 आर ऑल्सो प्रपोज टू बी मेड। उस हाँ है, उसमें कुछ बदलाव खाली किया गया, थोड़ा सुधार किया गया। हाँ, देन आर्टिकल 31D जो पहले लाया गया था, जहां पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया था कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लॉ बना सकता है और उस लॉ को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ इट इज़ देयर फॉर प्रपोज्ड टू ओमिट आर्टिकल 31D। तो ये 31D को भी हटाना इसका आर्टिकल था। देखिए इसको किसने बनाया है, लाया था शांति भूषण,
प्रशांत भूषण, प्रशांत बहुत नामी वकील थे, प्रशांत भूषण के पिताजी थे। प्रशांत भूषण जो कि आप पार्टी में जो है आए थे, कुछ समय रहे थे, फिर छोड़ दिए थे केजरीवाल से होकर। तो शांति भूषण उस समय के बड़े नामी वकील थे, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ ये अमेंडमेंट एक्ट है। तो यहाँ आप समझ गए कि मेनली किन आर्टिकल्स को हटाया जा रहा है। 32A, ठीक है, 131A, 228, 226A और 228A, ठीक है, और 145 और 228 और 366 में कुछ सुधार किए गए। उसके बाद 31D जो पार्लियामेंट को स्पेशल पावर देता था एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लॉ बनाने का, जिसको कहीं जांच नहीं किया जा सकता, उसको भी हटाने का। तो यही है बेसिकली इस अमेंडमेंट का जो है जो सार है, आपको हमने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं 44th अमेंडमेंट। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट। ये 45th अमेंडमेंट बिल था विच वॉज इनेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये बिल नंबर 88 था 1978 का, जनता पार्टी के द्वारा लाया गया दूसरा अमेंडमेंट था। हाँ, 2 साल 77-78 रहे थे वो। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, क्या लक्ष्य हैं, क्या कारण है जिनके कारण ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। देखिए, recent experience has shown that the fundamental rights including those of life and liberty, right to life and personal liberty, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, granted to citizens by the constitution are capable of being taken away by a transient majority। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल के अनुभव से हमें ये देखने को मिला कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि खास करके जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का, पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं, यानी अपने शरीर के रूप में हम स्वतंत्र, से हमको कोई कैद नहीं कर सकता है, कोई बांध नहीं सकता है, कोई कार्य करने से हमें रोक नहीं सकता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें कि ये भी राइट है, यानी सारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, लेकिन इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, कि ये जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं सिटीजन्स को, वो एक ट्रांजिएंट मेजॉरिटी, मतलब एक कोई भी ऐसी सरकार जिसके पास थोड़ी बहुत भी मेजॉरिटी है, वो आसानी से इन अधिकारों को ले सकती है नागरिकों से। It is therefore necessary to provide adequate safeguards against the recurrence of such a contingency in the future and to ensure to the people themselves an effective voice in determining the form of government under which they are to live। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी की भी सरकार बन जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, मान लीजिए किसी तरह गठबंधन करके सरकार बना लिया और उन्होंने जो है राष्ट्रपति को कह दिया कि इमरजेंसी लगा दीजिए, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ का आप डालिएगा, प्रेजेंट कर।
हाँ हाँ हाँ। पूरा एड्रेस लिख दीजिए। तो हमने देखा कि चूंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को कंपलसरी कर दिया गया कि ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर किसी की भी सरकार बन जाती है, मान लीजिए उसको हल्की मेजॉरिटी है या ना के बराबर है, गठबंधन करके बना ले रहा है, और वो राष्ट्रपति को कह देते हैं कि भाई आप ऐसा करिए, तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। समझ में आ रही? तो यही कहा जा रहा है कि adequate safeguards granted to citizens, the fundamental rights granted to citizens by constitution are capable of being taken away by a transient majority। transient मतलब जो अभी मेजॉरिटी पूरी तरह से है भी नहीं, ठीक है, मतलब बीच में ही है। हाँ, मतलब ट्रांजिएंट का मतलब होता है मूविंग टूवर्ड्स, चेंजिंग, ठीक है, जो बदलाव की अवस्था में है, इन चेंज। तो ट्रांजिएंट का मतलब है कि जो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं भी हुई है। हाँ है, इन चेंज, सिर्फ इन चेंज लिखिए, जो अभी बदलाव के हालत में है। इन चेंज और मोशन, या मोशन में जो होता है उसको भी ट्रांजिएंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, बदलाव के हालत में। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसी भी सरकार बने तो वो भी जो है आराम से लोगों के राइट्स को ले सकती है। तो हमें ज़रूरत है उससे एक सुरक्षा देने की लोगों को, कि इतनी आसानी से उनकी आज़ादी न ले ली जाए, और साथ ही साथ वो ये उनको तय करने का भी अधिकार हो कि वो किस तरह की सरकार के अंडर में रहना चाहते हैं। तो इसीलिए लोगों ने वोट दे दिया कि भाई आपके अंडर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। हमें इंदिरा जी की सरकार पसंद है। This is one of the primary objects of the bill. It is therefore proposed to provide that certain changes in the constitution which would have the effect of impairing its secular or democratic character, abridging or taking away fundamental rights, prejudicing or impeding free and fair elections on the basis of adult suffrage, and compromising the independence of judiciary can be made only if they are approved by people of India by a majority of votes at a referendum in which at least 51% of electorate participate। अब इन्होंने भी एक जो है ऐसा इसमें बदलाव करने का कोशिश किया, शायद हटाया गया उसको बाद में, कि कोई जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे नींव हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं संविधान के, कि जैसे हमारा सेक्युलर कैरेक्टर या हमारा डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, या फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाना, या इलेक्शंस को जो है फ्री और फेयर होने से रोकना, या जुडिशरी की आज़ादी पर रोक लगाना, इन सब को तभी कोई सरकार कर सके जब जो है देश में रेफरेंडम किया जाए। रेफरेंडम मतलब होता है एक डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट वोटिंग, जिसमें इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द इलेक्टोरेट पार्ट, जिसमें कि कम से कम देश का 51% जो इलेक्टोरेट है यानी वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, और वो अगर अप्रूव करें तभी ऐसे चेंज किए जा सके। एंड आर्टिकल 368 इज बीइंग अमेंडमेंट टू इंश्योर दिस। आर्टिकल 368 में ऐसा सुधार किया जा रहा है ताकि ऐसा भविष्य में हो सके कि कोई एक सिर्फ छोटा सा प्रतिनिधि का समूह जो है, जो पार्लियामेंट में आ गया है जीत के, वो जो है संविधान में इतना बड़ा फेरबदल नहीं कर सके। हाँ,
हाँ, तो पार्लियामेंट उस समय जो है जो को तो इस पे भी बेसिक फीचर में डालना चाहिए, बेसिक फीचर तो बेसिक स्ट्रक्चर का वही ना कानून दिया उसने। बेसिक स्ट्रक्चर तो वो दे ही चुका था 73 में। अच्छा, वो केशवानंद भारती केस के साथ। हाँ, तो 73 में तो वो दे ही चुका था। ये तो हम 77 78 की बात कर रहे हैं, समझ गया, इसलिए बोले टाइमलाइन दिमाग में रखिए पढ़ते समय कब की हम बात पढ़ रहे हैं। याद रहेगा 73। हाँ, in view of the special position sought to be given to fundamental rights, the right to property, which has been occasion for more than one amendment of constitution, would cease to be a fundamental right and become only a legal right. तो कहा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जिसके कारण एक से ज़्यादा अमेंडमेंट करने पड़े हैं संविधान में, वो अब जो है फंडामेंटल राइट ना होगा बल्कि केवल एक कानूनी अधिकार होगा, ओनली ए लीगल राइट। नेसेसरी अमेंडमेंट्स फॉर दिस पर्पज आर बीइंग मेड टू आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 इज बीइंग डिलीटेड। तो इसलिए आर्टिकल 19 में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और 31 को जो है डिलीट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इट वुड दे हाँ 31 हट गया है, ओमिटेड है, लेकिन ये सब है तो 31 ए अलग आर्टिकल हो गया ना, 31 थोड़े है वो। ये तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो था, डी हट गया है, 31 डी और 32 ए भी हटा हुआ है, ठीक। 31 हट गया, देखिए। So it would however be ensured that the removal of property from list of fundamental rights would not affect the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. तो यहाँ कहा जा रहा है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटाया जा रहा है, लेकिन ये जो है माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। जहाँ आप पढ़े थे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अगर, तो उनको अधिकार दिया गया कि वो अपने शिक्षा के संस्थान चला सकते हैं, उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मदरसा ही नहीं, बहुत सारे धर्म हैं, सिखों का भी है, जैनों का भी है, बौद्ध का भी है, हैं? तो सिखों का तो गुरुद्वारा में ही चलता है, उनका तो गुरुद्वारा में ही चलता है। हाँ, similarly the right of persons holding land for personal cultivation and within the ceiling limit to receive compensation at the market value would not be affected. उसी तरह कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो अपना पर्सनल खेती के लिए ज़मीन रखे हुए हैं, जिनको सीलिंग लिमिट के अंदर में ज़मीन है जिनके पास, तो उनको जो है अगर जब ज़मीन लिया जाएगा उनसे, तो जो मार्केट वैल्यू पर उनको मुआवजा दिया जाएगा, उसको उससे कम नहीं दिया जाएगा। हम लोग का भी बंटवारा उसी समय का है, सीलिंग एक्ट आया था 56, उससे पहले। हाँ हाँ हाँ, हम लोग का बंटवारा उसी समय का, सब भाई को बराबर बराबर बांट दिया गया था। उस समय का कागज है हमारे पास, 70 साल पहले का, 69 साल पहले का, 70 हो ही गया समझ लीजिए। तो पिताजी हमारे बच्चे थे उस समय, तो साइन अपने नहीं, उनके पिताजी साइन किए थे उनकी जगह। हाँ नहीं, 4-5 साल के होंगे, तो उस समय 4-5 साल का बच्चा थोड़े पढ़ता लिखता इतना था। 5 साल के बाद ही पहले सब पढ़ता है, और 6 स्टैंडर्ड में इंग्लिश का पढ़ाई होता था, पहले ही हिंदी मीडियम में। हम लोग के समय भी वही हाल था यहाँ बिहार में, 6 से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी। देखिए 5 है प्रॉपर्टी वाइल सीजिंग टू बी अ फंडामेंटल राइट। अच्छा देखिए, इसमें आपने बात कही तो मुझे याद आ गया
कि मैं था, चूँकि पहले मैं मिशनरी स्कूल में सेंट जेवियर्स एक स्कूल था, क्रिश्चियन एक मैडम थी, वो चलाती थी, हम भी पहले उसमें स्कूल में ही मैं पढ़े थे पढ़ता बच्चा था। में। तो उसमें अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ाते थे, तो मेरी नर्सरी एलकेजी से इंग्लिश में पढ़ रहा था। और फिर मैं वहाँ चूँकि छत से गिर गया था, बहुत क्रिटिकल हो गया था, तो फिर उस स्कूल से हट चलते के, समय नहीं छत से गिर गया था, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा उठाने गए थे क्या। अच्छा अपना घर से नहीं नहीं नहीं, हॉस्टल में मैं रहता था, नर्सरी में भी। मैं नर्सरी भी हॉस्टल से ही किया, वो जो मिशनरी स्कूल था वहाँ हॉस्टल में रहता था। तो फिर मैं हिंदी मीडियम स्कूल में आया, तो वहाँ जो है, चूँकि मैं वहाँ से पढ़ के आया था, तो मैं सेकंड में एडमिशन वहाँ हुआ था, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी। सोचिए मैं छठे के स्टूडेंट्स को, मेरी बड़ी सिस्टर लोग और सब उनकी क्लास, सबको बताता रहता था। एग्ज़ाम में जैसे होता क्या था कि एग्ज़ाम में पेपर हम लोग को मिल गया या क्वेश्चन नोट करा दिया गया, उसके बाद होता था कि सब अपना क्लास छोड़ के इधर उधर बैठ जाइए जहाँ जाके बैठना है, ऐसे होता था। तो हम अपने बड़े सिस्टर्स लोग के इसमें क्लास में चले जाते थे, वो बुला लेती थी, एक्चुअली कही थी कि आ जाना इसी में, और उन लोग को मैं अंग्रेज़ी बताया करता था, चीटिंग करा उनको बताता था, उनका किसी को आता ही नहीं था इंग्लिश, क्योंकि उनकी इंग्लिश छठे से पढ़ाई शुरू होती थी, और मैं पढ़े हुए था नर्सरी। सोचिए मैं नर्सरी एलकेजी में पढ़ा हुआ, उन लोग को बता देता था अंग्रेज़ी का जो है। तो फिर वहाँ लेकिन कुछ साल पढ़ने पर मेरी भी अंग्रेज़ी धीरे धीरे फिर वैसे ही हो गई जैसे थी बाकियों की। हाँ बेसिक था, बेसिक वहाँ सीखे थे, तो थोड़ा सा था, तो बाद में फिर सीखे। तो ये जो आपने छठे वाली बात कही, तो वो मुझे याद आ गया इंसिडेंट, कि जो है मैं जाता था, सबको बताता बिहार था। स्कूल में पहले छठाई से होता हाँ, क्योंकि मुझे याद है वहाँ सारी लड़कियाँ बैठी होती थी, तो सबके पास एक एक करके मुझे जाना होता था, सबको बताता था, फट मैं अपना पेपर फट से कर लेता था। था। उस समय कितना साल के थे? हम सेकंड क्लास में थे, बता तो रहे हैं, सेकंड थर्ड क्लास में थे। तो जाते थे, अपना पेपर फटाफट कर लेते थे, तेज तो थे थोड़ा पढ़ने में। उसके बाद सबके पास जा जा के सबको एक एक करके उसका आंसर बताना इंग्लिश का। तो ये लोग का चूँकि छठे में पढ़ाई शुरू होता था, तो नहीं जानते थे सब अंग्रेजी जो है। बिहार आइए, में वही होता था। property while ceasing to be a fundamental right would however be given express recognition as a legal right, provision being made that no person shall be deprived of his property save in accordance with law. Save means बताया था except, तो कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना हाँ, एक्सेप्ट करना नहीं, एक्सेप्ट बोल रहा हूँ, फिर प्रोनाउंसिएशन ध्यान दी, एक्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक्सेप्ट उसको बोला जाता है, ई होता है, एक्सेप्ट होता अच्छा यहाँ पे भी है। हाँ, एक्सेप्ट, सी ई पी टी, क्या है एक्सेप्ट मीन्स ई के बावजूद, के बिना, एक्सेप्ट, ई एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और एक होता है एक्सेप्ट। हाँ तो वही मैं इसको भी सब एक्सेप्ट ही बोल देता है। चलता है, एक्सेप्ट ही सब बोलते हैं इसलिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, किसको काहे नहीं कर, लेकिन हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ लीगल में यूज होता है, कभी कभी वो भी अब मना कम ही हो गया है। तो कहा जा रहा है कि हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक खास कानूनी अधिकार बना हुआ रहेगा, और किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बिना कानून के सरकार ले नहीं पाएगी। यानी अगर सरकार को लेना भी है तो वो कानून जैसा बना हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंगली लेगी, ऐसा नहीं कि जैसे सरकार का मन हुआ ले लिया। ठीक है, तो जैसा कि लॉ में प्रोविजन होगा, उसके लिए लॉ बना हुआ होगा कि किस तरह से जमीन किसी काम के लिए लेना है, उसी कानून के अनुसार ही सरकार किसी की जमीन ले सकेगी, अकॉर्डेंस विथ लॉ। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, अब आए इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। हाँ, a proclamation of emergency under article 352 has
देखिए, वर्चुअली द इफेक्ट ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कन्वर्टिंग इट फॉर द ड्यूरेशन इनटू दैट ऑफ अ यूनिटरी स्टेट and enabling the rights of the citizen to move the courts for enforcement of fundamental rights, including the right to life and liberty, to be suspended. कहा जा रहा है कि एक जब इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है आर्टिकल 352 के अंडर, तो उसका एक तरह से ये मतलब हो जाता है, प्रभाव हो जाता है कि संविधान ही बदल गया और अब जो है देश एक यूनिटरी स्टेट हो गया, देश जो है एक राज्य की तरह कन्वर्ट हो गया, फेडरल नहीं रहा, अब यूनिटरी स्टेट हो गया। और ऐसे में जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी आता है, और उनको अधिकार है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के पालन के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ये सभी राइट को आराम से सस्पेंड कर दिया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। हाँ, तो एडिक्वेट सेफगार्ड्स आर देयरफॉर नेसेसरी टू एंश्योर दैट दिस पावर इज प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड एंड इज नॉट एब्यूज्ड। तो इसीलिए और सुरक्षाओं की जरूरत है संविधान में, ताकि ये जो शक्ति दी गई है संघ को, यूनियन को, वो इसका जो है सही ढंग से इस्तेमाल करे, इसका गलत इस्तेमाल ना करे, मिसयूज, अब्यूज ना करे। उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन अब इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड दैट अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली when the security of India or any part of its territory is threatened by war or external aggression or by armed rebellion। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिकल देखिए 352, देखिए, निकालिए, हाँ निकालिए ना उसी को, तो क्या नाम लिखा हुआ है 352 का? अच्छा, शॉर्ट में ही बिल्कुल है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो था उसमें पहले 4 ग्राउंड हुआ करते थे कि 4 जो है मोटे तौर पर आधार होंगे तब इमरजेंसी किया जा सकता है। क्या क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। या तो युद्ध हो गया, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, या कोई देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है, या सशस्त्र विद्रोह हो गया है, हथियारों के साथ देश के अंदर किसी ने बड़ा विद्रोह कर दिया है, या इंटरनल, या और तरह की कोई आंतरिक गड़बड़ी चल रही है देश में। 356 का अलग प्रभाव होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। 356 में वो वहीं के थ्रू ना चलेगा, गवर्नर के थ्रू, तो वो कैसे कंट्रोल में आएगा? तो आंतरिक गड़बड़ी, देश के अंदर कुछ गड़बड़ी, ये भी एक दिया हुआ था पहले, तो ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था कि देश के अंदर गड़बड़ी चल रही है। तो यहां ये कहा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू आर्म्ड रिवेलियन वुड नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इशू ऑफ ए प्रोक्लेमेशन, कि आंतरिक कोई गड़बड़ी ऐसी है देश में जो कि सशस्त्र विद्रोह नहीं है, तो उस पर जो है इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो अब जो है 3 कंडीशन रह गए इमरजेंसी लगाने के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब ऐसे हालात देश में पैदा किए जा रहे थे कि सरकार अस्थिर हो जाए, सरकार गिर जाए, ठीक है, देश की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती थी, तो इस आधार पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अब जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, अगर वो आर्म्ड रिबेलियन नहीं है कम से कम, तो उस पर नहीं लगाया। हाँ, सशस्त्र विद्रोह हथियारों के साथ कहीं कर रहा है तो उसमें किया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस में अपने से जोड़ा है ये सब, जोड़ा नहीं है, हटाया है। अच्छा, हटाया है।
पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था तब ना इंदिरा गांधी लगाई उस आधार पर। अगर आम के साथ नहीं है तब नहीं होता। हाँ, तो अब कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया कि अगर आंतरिक गड़बड़ी हो रही है लेकिन वो हथियारों का विद्रोह नहीं है तो उसमें इमरजेंसी लगाना नहीं होगा। और ये इमरजेंसी अब लगेगा तो 6 महीना पर रिन्यूअल कराया जाएगा पार्लियामेंट। आगे आ रहा है देखिए 7 फर्दर in order to ensure that a proclamation is issued only after due consideration, it is sought to be provided that an emergency can be proclaimed only on the basis of written advice tendered to the president by the cabinet. और ये भी इसलिए किया जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन जो है अच्छे से सोच विचार के लगाया जाए, तो इमरजेंसी तभी घोषणा किया जाए जब जो कैबिनेट है वो लिखित रूप में प्रेसिडेंट के पास ये रिक्वेस्ट भेजे, सलाह दे लिखित रूप में। अभी तक क्या है, लिखित नहीं होता है, मतलब कोई भी काम मौखिक होता था। इंदिरा गांधी जी ने वहां कहवा दिया, आदमी गया कि साइन करिए, साइन कर दिया उसने, राष्ट्रपति ने। लिखित से तो ये तो सबूत गवाह की तरह हो जाएगा, लिखित अगर हाँ, वही इसीलिए ना कहा, हाँ कोर्ट में लिखित होना चाहिए। इन एडिशन, as a proclamation of emergency virtually has effect of amending the constitution, it is being provided that the proclamation would have to be approved by 2 houses of parliament by the same majority which is necessary to amend the constitution, and such approval would have to be given within a period of 1 month. और इन लोग ने कहा कि जिस तरह चूंकि जो इमरजेंसी की घोषणा होती है तो एक तरह से प्रभाव में संविधान में ही बदलाव हो जाता है, क्योंकि संविधान का रूप बदल जाता है, उस समय यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करने लगता है। तो कहा जा रहा है कि चूंकि उसका प्रभाव संविधान को बदलने जैसा ही हो जाता है, इसीलिए इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो है उसी तरह से हो पाएगा जैसे संविधान में कोई अमेंडमेंट हो पाता है, यानी कि दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 और जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो उसी तरह दोनों में जो है माने 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा जो है किसी भी इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। ये नहीं कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से कुछ ही लोगों ने पास कर दिया तो अप्रूव हो गया इमरजेंसी, और वो भी 1 महीने के अंदर। हाँ, सही में सब सरकारी आदमी सब हेल्प किया था क्या इंदिरा गांधी जी के चुनाव में? इमरजेंसी सही में तो चुनाव तो करता नहीं है लोग। लीजिए, ये आप कह रहे हैं सही में, अरे यहाँ एगो नेता मोहल्ला का नेता होता है तो उसमें तो लग जाता है सरकारी आदमी, आप तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो उसी की वजह से कैंसिल। वही तो कह रहे हैं कितना फ्लिम्जी ग्राउंड था कि जिसका कोई आधार ही नहीं था, लेकिन सन की जज फैसला दे दिया उल्टा पुल्टा। अरे एक छोटा नेता का चुनाव होता है, उसमें तो वहां का सरकारी आदमी उसका मदद करता है। तो ये तो मतलब कोई कभी सोच ही नहीं थी इंदिरा गांधी की ऐसा भी हो जाएगा। इतना मतलब जो कोई बात ही नहीं है उसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव को कैंसिल कर देगा कोई जज जो है। इसलिए वो जज गायब हो गया, पता नहीं फिर क्या हो गया उसका जो है, कोई पता नहीं। बोले तो लिखा कि पब्लिक से गायब हो गया, वो फैसला दे, वो घोषणा होने से पहले ही फैसला ही साइन करके वो गायब हो गए थे, पढ़ने भी नहीं गए खुद कोर्ट में फैसला को। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो लागू होना ही था, तब फिर इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा जी ने। हाँ हाँ, फिर बचा थोड़े होगा जो भी हुआ हो। तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी जो है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन 1 महीने के अंदर जो अमेंडमेंट का मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होता है दोनों हाउसेज में, उसी मेजॉरिटी से ही अप्रूव करना होगा। Any such proclamation would be in force only for a period of 6 months and can be continued only by further resolutions passed by same majority. उसी तरह 6 महीने के लिए ही ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन जो है लागू होगा, और अगर उसको आगे बढ़ाना है तो फिर वैसा ही सेम मेजॉरिटी से
दोनों हाउस में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। The proclamation would also cease to be in operation if a resolution disapproving the continuance of proclamation is passed by Lok Sabha. अगर लोकसभा में ऐसा रिजोल्यूशन ले आता है जिसमें इसके इमरजेंसी को डिसअप्रूव किया जाता है तो वो खत्म हो जाएगा। 10% or more of the members of Lok Sabha can requisition a special meeting for considering a resolution for disapproving the proclamation. तो मात्र जो 10% जो मिनिमम रिक्वायर्ड कोरम इसको कहते हैं, सिटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम 10% चाहिए मेंबर्स, उससे कम होंगे तो नहीं होता है सिटिंग। तो उतना अगर 10% मेंबर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्पेशल सेशन लाया जाए या स्पेशल मीटिंग लाया जाए लोकसभा का, जिसमें कि प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव हम कर सकें, तो वो हो सकेगा। As a further check against misuse of emergency provisions and to put the right to life and liberty on a secure footing, it would be provided that the power to suspend the right to move the court for enforcement of fundamental right cannot be exercised in respect of fundamental right to life and liberty. और कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के मिसयूज को रोकने के लिए और साथ ही साथ जो किसी व्यक्ति का आज़ादी और जीवन का, उसके दैहिक आज़ादी, शारीरिक आज़ादी का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए, उसको जल्दी कोई सरकार नहीं ले सके। तो कहा जा रहा है कि इमरजेंसी होगा फिर भी ये राइट जो है कि जो उसका जीवन और अपनी आज़ादी का अधिकार है उसको लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकता है। इसको कोई भी इमरजेंसी में ये सस्पेंड नहीं हो सकेगा, कोर्ट वो जा सकेगा। इस राइट के लिए कम से कम कोर्ट जा सकेगा। इस राइट का मतलब है सीधे सीधे गिरफ्तारी के खिलाफ जा सकेगा, ठीक है ना। गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे इमरजेंसी में किसी जिसको मन है उसको। The right to liberty is further strengthened by the provision that a law for preventive detention cannot authorize in any case detention for a longer period than 2 months unless an advisory board has reported that there is sufficient cause for such detention. दूसरी तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है कि जहां कि किसी पर अगर शक होता है कि वो कोई अपराध कर सकता है तो उसको शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है वो भी 2 महीने से ज़्यादा के लिए किसी को नहीं डिटेन कर सकता है अनलेस कि एक एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट दिया है कि उसको 2 महीने से ज़्यादा डिटेन करने के लिए सफिशिएंट कॉज है, कारण है, उचित कारण। खैर चलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, आगे है। A special provision is being made guaranteeing the right of media to report freely and without censorship the proceedings in parliament and state legislatures. उसी तरह एक और प्रोविज़न किया जा रहा है कि जिसमें मीडिया को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो बिना आज़ादी से पूरा और बिना रोक टोक के जो भी चल रहा है कामकाज पार्लियामेंट में या राज्यों की असेंबलीज में वो उसको बिना रोक टोक के रिपोर्ट कर सकता है, जनता को दिखा सकता है। द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स is being amended so as to provide that a proclamation issued under Article 356 would be in force only for a period of 6 months in the first instance and that it cannot exceed 1 year ordinarily. उसी तरह कह रहा है कि राज्यों में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाता है यानी संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो उसमें जो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है यानी प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है वो जो है पहली बार सिर्फ 6 महीने के लिए होगी और वो सामान्य हालात में 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। However, if a proclamation of emergency is in operation and election commission certifies that the extension of president's rule beyond a period of 1 year is necessary on account of difficulties in holding elections to legislative assembly of state concerned,
द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। कहा जा रहा है कि लेकिन मान लीजिए कि अगर पहले से इमरजेंसी की घोषणा चल रही है, इमरजेंसी यानी देश में आपातकाल चल रहा है, और ऐसे समय में ये प्रोक्लेमेशन किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल का घोषणा किया जाता है और इलेक्शन कंडक्ट करने में दिक्कत हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन अगर रिपोर्ट देता है कि अभी इलेक्शन कंडक्ट करने में दिक्कत है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए, तो वैसे में जो प्रेसिडेंट्स रूल है, प्रोक्लेमेशन है, वो 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विथ अ व्यू टू अवॉइडिंग डिलेज it is proposed to amend articles 132, 133 and 134 and insert a new article 134A to provide that a high court should consider the question of granting a certificate for appeal to Supreme Court immediately after the delivery of the judgment, decree or final order or sentence concerned on the basis of an oral application by a party or if the High Court deems fit so to do on its own motion। तो यहाँ पर ये बात आई थी, इससे पहले नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर यह किया गया था कि देरी को रोकने के लिए, न्याय में देरी ना हो, इसलिए आर्टिकल 132, 33, 34 में बदलाव किया जा रहा है। तो ये आपके कोर्ट से जुड़े, देखिए क्या आर्टिकल है, 132, 33, 34 सुप्रीम कोर्ट से जुड़े आर्टिकल हैं। 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट। तो वही है जो जहां अपील सुनती है सुप्रीम कोर्ट, उनसे जुड़े आर्टिकल हैं 32, 33, 34 और 134A जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया, देखिए 134A जोड़ा गया, अभी भी है वो, सर्टिफिकेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, कि वहां अगर कोई भी हाई कोर्ट अपना जजमेंट देता है, कोई डिक्री करता है या फाइनल ऑर्डर देता है या सेंटेंस देता है, सजा देता है, तो वैसे में अगर कोई ओरली अप्लाई करता है जिस पार्टी के, मतलब जो पार्टी है वहाँ मुकदमे में, या उसको अपने आप से अगर ऐसा लगता है, तो वो सर्टिफिकेट एक लिख के दे सकता है कि ये आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, cases of special leave to appeal by Supreme Court will be left to be regulated exclusively by Article 136। 136 क्या है, देखिए आगे बढ़िए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव पिटीशन होगा, क्या है, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है और उसके अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में ही, तो उसके लिए स्पेशल लीव जो है देने का आर्टिकल 136 के ही अनुसार चलेगा। जैसे ये भी मैंने बताया था आपको, स्पेशल लीव पिटीशन होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम चाहते हैं उसकी फिर से या और बड़े डिवीजन से सुनवाई की जाए, और बड़े बेंच से, सॉरी, तो वैसे में हम फाइल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वैसे में अगर देता है परमिशन तो स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट का दोबारा से सुनवाई करता है। तो हो सकता है कि वही जज करे, या हो सकता है दूसरे करें, या बड़ी बेंच करे, एक जज ने दिया है तो 2 या 3 जज करे, तो उसको स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है। तो वो 136 में ही चलेगा। The other amendments proposed in the bill are mainly for removing or correcting the distortions which came into the constitution by reason of amendments enacted during period of internal emergency। तो कहा जा रहा है कुछ और भी बदलाव इसमें किए जा रहे हैं अमेंडमेंट्स में, ताकि जो इमरजेंसी के दौरान संविधान में छेड़छाड़ किए गए उनको फिर से ठीक किया गया। ये भी देखिए है किसके द्वारा, शांति भूषण का ही लिखा हुआ ड्राफ्ट है। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है एक ब्रीफ में कौन कौन से आर्टिकल्स में फिर से बदलाव किया गया। तो देखिए कि यहाँ आर्टिकल्स अफेक्टेड है 19 क्या है, अरे राइट है, कौन सा राइट है आप कहिएगा, फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। हाँ, तो राइट टू फ्रीडम जो है, आज़ादी का अधिकार जो है, वो आता है 19 में। उसके बाद है 22 क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है
21 है आज़ादी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 है प्रिवेंटिव डिटेंशन। 30 क्या है देखिए, माइनॉरिटीज़ का टू इस्टेब्लिश देयर इंस्टीट्यूशंस। कहे थे ना ऊपर की प्रॉपर्टी लिया जा रहा अधिकार, लेकिन माइनॉरिटीज़ को अधिकार रहेगा 30 वाला। फिर आर्टिकल 30 लैंड सीलिंग एक्ट जो रहेगा उस पर फिर भी माइनॉरिटी का अधिकार है। लैंड सीलिंग एक्ट तो लागू होगा ही, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पर्सनल यूज़ के लिए लैंड सीलिंग एक्ट पर्सनल यूज़ के लिए है। अगर आपकी निजी संपत्ति है उस पर लैंड सीलिंग एक्ट है, जनता के लिए तो थोड़े उस पर लैंड सीलिंग एक्ट है। देन आर्टिकल 31, इसको तो हटा दिया गया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल 31 है। अमेंडमेंट ऑफ 31A है। 31A क्या है, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज है। 31C है, इसका भी अमेंडमेंट है। हाँ 38 है, इसका भी बदलाव है। 38 क्या है, हाँ DPSP, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। एंड 71 क्या है, न्यू आर्टिकल 71 आया, देखिए पार्लियामेंट इससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति से। इलेक्शन प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें किया गया था। फिर 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 77 क्या है देखिए, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। ये सब में लाया गया था 42nd में, फिर से उनको हटाया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। 83 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देन 103 डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। 105 तो वही ना, जैसे जैसे उन्होंने किया फिर से मिटाया जा रहा है, पेंसिल से लिखा रबर से फिर मिटा रहे हैं लोग, ठीक है। 105 तो अभी 105 पूछा गया था आपसे पीटी में 1-2 साल पहले। हाँ क्या क्वेश्चन था याद है, कि स्पीकर जो है किस आर्टिकल के तहत किसी मेंबर को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं। हाँ तो ये आर्टिकल 105 में है, पावर्स ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ, और उसके मेंबर्स का जो प्रिविलेज है कि भाई कोई अगर हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बोल सकता है तो वो अपनी भाषा में उसको बोलने का परमिशन स्पीकर दे सकते हैं। ये उसको अधिकार मिला है आर्टिकल 105 के तहत, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, ऑफ हाउस एंड मेंबर्स एंड कमिटीज, उनके जो पावर्स ऑफ प्रिविलेज है पार्लियामेंट के। हाँ लेकिन अगर माने कि स्पीकर नहीं बोलेगा तो नहीं, परमिशन एक बार लेना नहीं होगा। हाउस के अंदर सब बॉस है, स्पीकर जो कहेगा वही करना पड़ेगा। 123 किसी को हिंदी नहीं आता या फिर इंग्लिश नहीं आता, हाँ तो स्पीकर अलाउ करेगा ही, काहे नहीं करेंगे, जिसके साथ मजबूरी है तो करेंगे ही, स्पीकर पागल थोड़े होते हैं। 123 क्या है, ऑर्डिनेंस। 132 क्या है देखिए, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट। 133 सुप्रीम कोर्ट वही है, सिविल मैटर्स। 134 क्रिमिनल मैटर्स। 134A अभी बताए थे, सर्टिफिकेट ऑफ अपील। 139A तो जो वहाँ बोले ना, जो किया वो सबको फिर से किया। मेजोरिटी कहाँ मिला था, बोले कई पार्टियां मिल के जो है बनाए थे किसी तरह। कभी कोई पार्टी हट जाती थी 5 महीना बाद नाराज होके, कभी कोई हट जाए। तो लंगड़ी सरकार इनकी 2 साल खिंचाई, गिर गई थी। लेकिन चूंकि जब आए जैसे ही, तो पहला यही काम किए ना, एक ही महीना के अंदर। हाँ पहला आए और यही सबसे पहले काम पकड़े कि जो अमेंडमेंट किया है संविधान में उसको वापस ठीक करे। देखिए फिर 166 क्या है देखिए, देख लीजिए एक बार इसी बहाने, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। 172 क्या है, आम आदमी सबको कुछ मालूम नहीं होगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे जैसे सेंटर में था वैसे अब स्टेट में हो रहा है। फिर 192 क्या है, डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन,
ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। 194 पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ, हाँ स्टेट का जो है यहाँ हो रहा है। 213 123 और 213 क्या हो गया, ऑर्डिनेंस गवर्नर का है। 217 जज ऑफ ए हाई कोर्ट। 225 हाई कोर्ट, ठीक है, जुरिस्डिक्शन वो छेड़छाड़ किया गया था हाई कोर्ट से, और किया था ना कि राज्य केंद्र सरकार का कानून को नहीं कर सकता है। ये तो फंडामेंटल राइट 226 फंडामेंटल राइट के वायलेशन, रिट जुरिस्डिक्शन है। 227 कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट। 230 राज्य के अंदर, हाँ सबको कंट्रोल करेगा। 239 बी ट्राइब्यूनल भी आ जाएगा। नहीं, ट्राइब्यूनल कोर्ट से कोई लेना ही देना नहीं है, ट्राइब्यूनल अलग है। उसका भी तो पावर कोर्ट की तरह ही है। कोर्ट की तरह पावर दिया गया, लेकिन वो कोर्ट नहीं है, इसलिए वो जुडिशरी में नहीं आते हैं ट्राइब्यूनल। तो फांसी का सजा ये सब नहीं सुना सकता। फांसी का सजा किस लिए सुनाएगा, वो क्रिमिनल मैटर्स के लिए थोड़े होता है। सिर्फ सर्विस मैटर्स किसी चीज से होता है, कंप्लेन करना, हाँ किसी मैटर से अपना सर्विस के लिए किसी को है, रेलवे ट्राइब्यूनल है, वहाँ आपको रेलवे से कोई शिकायत है, पैसा फंड करना, कुछ करना, ये सब मामला है। देन 257 ए को हटाया गया। देखिए 257 क्या है, 257 ए देखिए बढ़िया से आपको बताए हैं पहले जब 42nd डिस्कस किए हैं। असिस्टेंस ऑफ स्टेट बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड, जहाँ राज्यों में अपनी सेना भेज देने का, तो वो हटा दिया गया। सीआरपीएफ भेजी है ना वेस्ट बंगाल में, तो वो इस आर्टिकल के तहत नहीं भेजी हैं, हाँ 258 के अंडर में भेजी। फिर न्यू चैप्टर 4 इन पार्ट 12 पार्ट नहीं सॉरी 258 नहीं जी, सॉरी एक मिनट, सीआरपीएफ वाला ये है ना 257 का यूज किया गया है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, तो इसमें आम यूज कर सकता है यूनियन डेफिनेटली, तभी तो भेजा है। 259 भी है, लेकिन ये ओमिट हो गया जो है, 259 भी था पहले। मान लीजिए कि कौन से आर्टिकल के तहत भेजा है, मान लीजिए कि पीटी में पूछ 257 है 257। फिर देखिए न्यू चैप्टर 4 इन पार्ट 12, पार्ट 12 में जाइए, देखिए नया इसमें चैप्टर 4 जोड़ा गया। क्या है चैप्टर 4, वहाँ देखिए लास्ट में राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो आपका फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको यहाँ जोड़ा गया, ठीक है, नॉर्मल फाइनेंशियल राइट्स में, ठीक है, आर्टिकल 300A। कभी पूछा जाए कि आर्टिकल 31 जो था वो अब कौन सा आर्टिकल हो गया, तो वहाँ 31 से हटा के कर दिया गया 300A, 300 के बाद 300A। डिसीजन दिया था ना, तब जाके इधर लाया गया। कोर्ट का डिसीजन देगा, पहले फंडामेंटल राइट्स, अरे तो वो फंडामेंटल राइट हटा दिया गया। इन्होंने क्या किया, ये अमेंडमेंट में यही तो लिख रहा है, इंसर्शन ऑफ न्यू चैप्टर 4, ये नया चैप्टर 4 डाला, तो इसी में डाला गया ये आर्टिकल 300A। अच्छा, वो पूछा सर, ये 67 में आर्टिकल 300 क्या है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। 300 जो है, हाँ सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स पूछा ही था। तो जो भी माने कि जो उसमें दिया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई केस मुकदमा होता है तो वो किसके खिलाफ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके में दिया गया है। सूट का मतलब होता है वो भी एक तरह का केस मुकदमा ही होता है, हाँ। प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई, हाँ। फिर देखिए अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 329, क्या कहाँ पहुँच गए, इलेक्शन कमीशन। 329 क्या है, फेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो यहाँ जो इलेक्शन के मैटर्स में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, वहाँ इलेक्शन कमीशन ही बॉस है। फिर है 329A को हटा दिया गया। क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शंस इन पार्लियामेंट
इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसको हटा दिया गया। स्पेशल प्रोविजन अरे मने प्राइम मिनिस्टर स्पीकर का था ना कि उसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो जो इंदिरा गांधी ने किया था। हाँ, तो वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकेगा कोई कोर्ट, तो वो हटा दिया गया। फिर आर्टिकल 352, अब देखिए फिर से आ गया 352, क्या वहाँ चेंज हुआ? इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया। मतलब उसमें जोड़ा गया पहले से अगर देखिए, आर्म के बेसिस पे नहीं है इंटरनल डिस्टरबेंस, तो उस पर इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता, और 6 महीना अगर एक्सटेंड करना है तो 6 महीना के बाद फिर से रिन्यूअल करना होगा। वो तो है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा जो मेनली, वो पहले ये पूछा जाएगा जो आपको इंटरनल बताया डिस्टरबेंस हमको याद रहेगा कि देखिए क्या है, इंटरनल इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट, अरे तरीके, ओहो तब से आ ही नहीं रहा था, क्या हो जाता है इसको, खाली ऑडियो आया। एक मिनट, थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। देखिए यहाँ कह रहा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स whereby the security of India or of any part is threatened by war, external aggression or armed rebellion, यहाँ आर्म्ड रेबेलियन रख दिया गया। ठीक है, पहले क्या था? ठीक है, देखिए नीचे देखिए, यहाँ नहीं दिया है, सब्सटीट्यूटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको अब कर दिया गया वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। समझ गए? पहले था वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके कर दिया गया अब आर्म्ड रिबेलियन। खाली आर्म रिबेलियन याद हाँ, रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बदले ये हो गया आर्म रिबेलियन। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 356 अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, पढ़ लिए हैं कि इसमें जो है 6 महीना ही रहेगा, बता दिया अभी। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 358, 358 वही होगा सस्पेंशन ऑफ हाँ, आर्टिकल 19 हाँ बताए थे। 359 बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। न्यू आर्टिकल 361A, 361A देखिए क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लिया। हाँ, तो जहाँ प्रेस को फ्रीडम दिया गया कि हाँ, पब्लिकेशन मतलब छपाई, जो भी छापा जा रहा है। हाँ, तो जो भी कुछ माने पार्लियामेंट की कार्रवाई या राज्य में असेंबलीज की कार्रवाई को प्रेस को पूरी छूट दी जाती है उसको रिपोर्ट करने से, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई काट। हाँ, उसके बाद है आर्टिकल 371F, क्या था उस दिन भी बताए थे, किसके लिए स्पेशल राइट, कि स्पेशल स्टेट। देखिए असम का नहीं था, फिर सिक्किम का। देन अमेंडमेंट ऑफ 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में भी बदलाव किया गया। 9th शेड्यूल में पहले क्या था कि जो भी कानून जिनको बचाना है जुडिशरी से, हाँ, ज़्यादातर लैंड एक्ट्स जो उसमें डाले गए, तो उसका अमेंडमेंट किया गया कि अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, हाँ, अमेंडमेंट ऑफ, फिर ये जो है इस तरह से ये किया गया। ठीक है, अब ये मेन इसका है। तो ये हमने 42nd अमेंडमेंट में जो बदलाव किए गए थे
उनको कैसे यहाँ फिर से रिवर्स किया गया या उसमें कुछ सुधार किया गया, ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा वो हमने जो है देख लिया। जो राज प्रमुख मतलब क्या होता है? गवर्नर को ही राज प्रमुख कहते हैं। पहले राज प्रमुख कहते थे, ठीक है, उसके बाद वर्ड बाद में आया गवर्नर, ठीक है। पहले तो सदर रियासत कहा जाता था, फिर सदर रियासत के बाद है कि भाई तो उर्दू शब्द है, हिंदी में होना चाहिए, ठीक है, तो वो कहा गया राज प्रमुख, और फिर हुआ बाद में गवर्नर। गवर्नर इंग्लिश वर्ड है। तो ये हमारा आज 44th अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया। गवर्नर जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल को हिंदी में उसका कोई शब्द नहीं है, गवर्नर जनरल ही लिखा जाता है। ऐसे लाट साहब कहा जाता था ठीक है, लाट साहब कहते थे गवर्नर को, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट से स्पेलिंग क्या था? TRAN SIENT। वो काम करना नहीं था, शुरुआत है में आके इन लोग लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजवाया होगा, तब न जाके फर्स्ट गेट के बाद। इंदिरा गांधी तो एक ही दिन में करके फाइनल कर देती थी, एक दिन क्या 1 घंटा में हो गया। देखिए, तो अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे थ्योरी पर आ जाते हैं कि जहां हम लोग देख रहे थे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ आते हैं इस पैराग्राफ पर, हाँ, पेज नंबर 210। देखिए, द 42nd अमेंडमेंट was particularly seen as a wide-ranging amendment affecting large part of constitution। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, कितने आर्टिकल्स इसमें किए गए? 59 थे शायद से। हाँ, it was also an attempt to override the ruling of Supreme Court given in the केशवानंद केस। तो ये कोशिश थी कि जो केशवानंद केस में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको पलटने की ये कोशिश थी अमेंडमेंट करके। इवन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। आपने पढ़ा कि लोकसभा का भी जो ड्यूरेशन था उसमें 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। इन द चैप्टर ऑन राइट्स यू हैव रेड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, they were included in the constitution by this amendment act। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जहां हमने पढ़ा वो भी जो है इसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे संविधान में। द 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिव्यू पावर्स ऑफ जुडिशरी। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट ने जुडिशरी का जो कानूनों को जांच करने की शक्ति होती है, रिव्यू पावर्स होते हैं, उस पर भी बहुत सारा जो है वो रोक लगा दिया था। तो यहाँ हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी के भी जो कानूनों को जांच करने की, सरकार के कामों की जांच करने की शक्ति है, रिव्यू पावर्स है, उन पर भी कुछ रोक लगा दी गई थी। इट वॉज सेड एट दैट टाइम दैट दिस अमेंडमेंट वॉज प्रैक्टिकली, ध्यान दीजिए, was practically a rewriting of many parts of original constitution। तो जिस समय ये अमेंडमेंट आया था, कहा जा रहा था कि एक तरह से ये संविधान के कई हिस्सों को दोबारा लिख दिया गया था।
Do you know that this amendment made changes to preambles to the 7th schedule of constitution and to 53 articles of the constitution? 53 articles. तो 53 आर्टिकल्स में एक साथ बदलाव किया गया था। 7th शेड्यूल को, यानी जहाँ की 7th शेड्यूल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, वहाँ भी चेंज किए गए थे। Many MPs belonging to opposition parties were in jail when this amendment was passed in parliament. In this backdrop, elections were held in 1977 and the ruling party Congress was defeated. अच्छा, 77 में चुनाव हुए थे जिसमें कि ऐसे हालात में चुनाव कराए गए थे और उसमें जो है रूलिंग पार्टी हार गई थी, कांग्रेस पार्टी। The new government thought it necessary to reconsider these controversial amendments and through the 43rd and 44th amendments cancelled most of the changes that were effected by 38th, 39th and 42nd amendments. The constitutional balance was restored by these amendments. तो इन amendments के द्वारा फिर से संविधान में जो एक बैलेंस बनाया गया था, उस बैलेंस को फिर से जो है कायम कर दिया गया। अब यहाँ एक एक्टिविटी आपको दी जा रही है, इसको करिएगा। फाइंड आउट द अमेंडमेंट्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंस ऑफ दीज अमेंडमेंट्स? तो शिक्षा के अधिकार के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया, ये कौन से अमेंडमेंट थे, उनके बारे में पता करना है आपको, और क्या इनका क्या महत्व है इन अमेंडमेंट्स का, ये आपको पता करना है। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर और कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे वो आया, उसके बारे में एक नज़र हालांकि हमने पढ़ा है। हाँ, one thing that has had a long lasting effect on the evolution of Indian constitution is the theory of basic structure of the constitution. तो एक ऐसी बात है जिसने संविधान के जो है बदलाव हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट इज़ एन ऑर्गन, इट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है जैसे जैसे थ्रू लाइफ प्रोग्रेस करता है उसमें बदलाव आते हैं। First it is born, then it becomes young, then it grows mature, becomes an adult, then it grows and it becomes old. Okay, so like that the Indian constitution also, it has undergone many changes since its birth in the year 1950. तो इतना इसका जो बदलाव हुआ है, हाँ संविधान भी मरते हैं। संविधान, कई देशों ने अपना संविधान, पुराना संविधान खत्म कर दिया, नया संविधान लाया, ऐसा हुआ है बहुत से देशों में। संविधान भी अब मान लीजिए हो जाता है 200-300 साल हो गया, या कईयों ने तो बहुत जल्दी उसको छोड़ के दूसरा संविधान अडॉप्ट कर लिया कि नहीं ये इसका जरूरत नहीं, फालतू है। रसिया में भी हुआ, जर्मनी में भी, कई देशों में हुआ। ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज जंक्ड, उसको फेंक दिया कूड़े के ढेर। तो मरते हैं संविधान भी। एनीवे, सो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे संविधान में प्रोग्रेस हुआ लास्ट 75 ईयर्स में, उसमें एक बात जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है वो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशरी एडवांस दिस थ्योरी इन द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती। तो ये देखिए आपको पूछा गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से है। तो ये जो है, ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, उसने ये थ्योरी शुरुआत दिया था केशवानंद भारती के फेमस केस में। दिस रूलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉलोइंग वेज। तो ये जो उसका फैसला था जुडिशरी का, उसने संविधान के ग्रोथ में इस तरह से मदद किया है। इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहली बात जो लिखी गई है, यही धनखड़ साहब नहीं पढ़ पाए, उम्र ज़्यादा हो गई, अब नई किताबें नहीं पढ़ पाने का समय है। हाँ,
लिख दिया कि इसने सबसे पहला जो काम किया, इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने संविधान में अमेंड करने की जो शक्ति है पार्लियामेंट पे, उस पर लिमिट एक लगाया। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट, सुधार ऐसा या बदलाव ऐसा नहीं किया जा सकता जो उसके मौलिक, जो मूल ढांचा है, जो बेसिक उसका फ्रेमवर्क, उसी को बदल दे। आदमी है, ऑपरेशन करो उसका, लेकिन ऐसा नहीं करो कि आदमी से औरत बना दो उसको। आदमी से जानवर बना दो उसको, ऐसा नहीं बदलाव करो। ठीक है भाई, उसका नाक कान हाथ पैर जहाँ कुछ हो गया है, सुधार का जरूरत है, जैसे बहुत लोग औरतें लिप्स का, फेस का, बॉडी का कराती हैं, तो वो कराती हैं, लेकिन अपना बेसिक वो रिटर्न, ऐसा नहीं है कि जो है ऐश्वर्या राय काजोल बन जाएगी। कोई था नहीं, वो अलग है, जेंडर रिप्लेसमेंट होता है वहाँ। होता है बेसिकली कि एक्चुअली वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उनमें पहले से। ऐसा नहीं है कि वो होते हैं पहले से, वो कोई फिक्स जेंडर उनका नहीं होता है। जहाँ प्रॉब्लम केसेस होते हैं वहाँ उनको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है उसको। कि जो अगर मान लीजिए पहले से वो कहने को लगता था मेल, बट इट वाज नॉट एक्चुअली मेल, ही हैड एन अपीयरेंस ऑफ अ मेल बट हिज ऑर्गन्स वर ऑफ फीमेल्स, ऐसा होता है। या जो फीमेल होते हैं वो देखने से हमें फीमेल बाय फेस लगे आपको कि फीमेल है, लेकिन एक्चुअली उसमें ऑर्गन इंटरनल जो है वो मेल्स के होते हैं। या फीमेल्स के भी होते हैं तो वो प्रॉपर वो नहीं, मतलब डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में या तो जेंडर करेक्शन सर्जरी होता है या जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है, जहाँ पूरी तरह उसके सिस्टम को चेंज, लेकिन वो बहुत ये इफेक्टिव, लेकिन हाँ एज एन वो कम से कम जीवन जी सकते हैं वाली बात है, ये होता है। ऐसा नहीं कि आदमी औरत की तरफ हो जाएगा, बच्चा पैदा कर देगा, ठीक है, लेकिन हाँ एक आदमी कम से कम बेसिक अपना जो औरत की तरह जीवन है, क्योंकि वो जिस भी कारण वो साइकोलॉजिकल है या उस तरह से नहीं जी पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। तो एनीवे, खैर, तो यहाँ मैं आपको दे रहा था, उसमें आपने एक नया उदाहरण जोड़ दिया। खैर, कहने का मतलब है कि बट दैट इज अ डिफरेंट केस। बट ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कहीं मेकअप जो बता रहे थे कि ऐश्वर्या राय अगर कराएंगी तो वो ऐश्वर्या राय ही रहेंगे, ऐसा नहीं वो कराएंगे कि भाई ऐश्वर्या की जगह वो जो है काजोल बन जाए। ठीक है, हाँ कोई कराता है कि भाई मेरे होंठ सुंदर नहीं, होंठ सुंदर कर दो, मेरे गाल सुंदर नहीं है, मेरा चेहरा ये है, हाँ, तो वो सब जो भी हो, बट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, है ना, वो आइडेंटिटी नहीं चेंज होता है। तो वैसे ही यहाँ है कि संविधान में आप करिए बदलाव जो आपको ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कर दीजिए कि वो पहचान में नहीं आए कि पहले क्या था और आज क्या है। सेकेंड, इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दिस लिमिटेशन। ये कहता है कि संविधान कहीं भी बदलाव, जैसे पहले प्रियम्बल को लेके इशू उठा था, बहुत उस पर भी केस चला था कि प्रियम्बल में बदलाव कर सकते हैं कि नहीं। फिर केस चला कि प्रियम्बल वेदर इट इज कैन बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल का डायरेक्टली उसमें प्रोविजंस तो है नहीं, उसका कोई इफेक्ट तो है नहीं डायरेक्टली। तो क्या प्रियम्बल में बदलाव किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्रियम्बल एक मोटे तौर पर वो एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलॉसफी बताता है, उसका लक्ष्य बताता है, उसके तो उद्देश्यों को बताता है। तो उसमें बदलाव करना है पावर में नहीं। इस पर भी बहुत लंबा केस चला। फाइनली जो ये आया कि कहीं भी बदलाव कर सकता है पार्लियामेंट, बट विद इन द लिमिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता प्रियम्बल। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको वायलेट नहीं करते हुए करना है। बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी तो लगेगा ही। It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure। और तीसरी जो मेन बात है कि ये जो है जुडिशरी को जो है फाइनल अथॉरिटी बताता है कि जो ये
तय करेगी कि क्या ये कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इस मामले में जुडिशरी को ये फाइनल अथॉरिटी देता है। द सुप्रीम कोर्ट गेव द केशवानंद रूलिंग इन 1973. In the past 4 decades, this decision has governed all interpretations of the Constitution, and all institutions in the country have accepted the theory of basic structure. तो जितने भी दशक हुए हैं, अब तो ज़्यादा हो गए, तो 6 दशकों में जो भी है संविधान के बारे में व्याख्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस थ्योरी को दिमाग में रखते हुए दिया है, और देश के जितने भी संस्थान हैं उन सब ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया है। इन फैक्ट द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये खुद अपने आप में उदाहरण है कि संविधान हमारा एक जीवित चीज है, क्योंकि थ्योरी दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का भी थ्योरी वो लगातार चेंज हो रहा है समय समय पर। उसने कोई पहले से एक नहीं कर दिया कि यही है, उसने कहा कि जब समय आएगा, जैसा मौका आएगा, केस मुकदमा जो भी होगा चलेगा, उसके आधार पर हम लोग देंगे कि क्या है बेसिक। अभी कुछ चीजें दी गई। देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इस थ्योरी का कोई मेंशन नहीं है। इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये जो जुडिशरी है उसके इंटरप्रिटेशन से पैदा हुई है। 10 The judiciary and its interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो न्याय व्यवस्था ने एक तरह से संविधान को ही बदल दिया बिना कोई अमेंडमेंट किए हुए। भाई पहले क्या था, अमेंडमेंट किया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पावर पर कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी अमेंडमेंट कर सकता है। उस पर इन्होंने बदलाव कर दिया कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। उसी तरह आपने अभी देखा बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल कि बिना प्रेसिडेंट और गवर्नर के साइन किए हुए कोई बिल कानून बन गया जुडिशरी के आदेश पर। तो इस तरह हमने देखा कि यहां बिना कानून बनाए जुडिशरी ने कानून भी बना दिया। बिना प्रेसिडेंट के साइन हुए, बिना गवर्नर के साइन हुए कोई कानून बन गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि संविधान में बदलाव हो रहा है, जुडिशरी ने भी अपना बदलाव किया। ऑल लिविंग डॉक्यूमेंट्स इवॉल्व इन दिस मैनर थ्रू डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो जो भी लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जिंदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें लगातार बदलाव होते रहते हैं बाय डिबेट्स, बहस के द्वारा, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क के द्वारा, कंपटीशन, एक दूसरे से लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी, और जो वास्तव में जो पॉलिटिक्स होती है जनता के लिए, उन सब के कारण संविधान में लगातार, संविधान या कोई भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें बदलाव होते रहते हैं, कानूनों में भी बदलाव होते हैं समय समय पर। सिंस 1973 द कोर्ट हैज इन मेनी केसेस elaborated upon this theory of basic structure and given instances of what constitutes the basic structure of constitution of India. तो 73 के बाद कई केस मुकदमों में अदालत ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होंगी, उसकी लिस्ट आपको पहले ही हमने दे दिया है। In a sense, the basic structure doctrine has further consolidated the balance between rigidity and flexibility. तो इसने जो है, इस थ्योरी ने, इस सिद्धांत ने एक तरह से फिर से जो बैलेंस था रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक तरफ संविधान हमारा रिजिड भी है, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल भी है। भाई आप अमेंड कहीं भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर कह के रिजिड भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आप कहीं भी बदलाव कर सकते हो। ये देखिए लिख दिया, बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, इट हैज अंडरलाइंड द रिजिड नेचर, while by allowing amendments to all others it has underlined the flexible nature of amending process. पूरा तो लिख दिया आपको, इतना बढ़िया आंसर लिख के दे दिया है लिखने के लिए, पूरे आंसर बना के दे दिया। ठीक है। There are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the constitution. इसी तरह और भी कई उदाहरण हैं
कि किस तरह से संविधान की जो है जुडिशरी ने व्याख्या किया और हमारे सोच को बदला। In many decisions, the Supreme Court had held that reservation in jobs and educational institutions cannot exceed 50% of total seats। अब देखिए फिर से मामला उठा हुआ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें ये 50% का जो लिमिट है इसको हटा देना चाहिए, ये बेकार है। क्यों 50%? भाई सीधी बात है, ये कह रहे हैं सभी लोग अब चुनावी राजनीति में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना सीट मिलना चाहिए। क्यों रिजर्वेशन रखा जाए 50%? तो दिस हैज नाउ बिकम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। देखिए पुरानी बात है, अब ये चूंकि आपको पता है किताब में ये पुरानी बात लिखी हुई है, आज के डेट में क्या है, लोग मांग कर रहे हैं इसी पर कि क्यों 50%। भाई किसी जाति को मान लीजिए ओबीसी में आता है, एससी एसटी में आता है, उसको 5-10% ही क्यों, मान लीजिए उसकी संख्या 20% के बराबर, तो 20% उसको अधिकार मिलना चाहिए। So similarly, in the case involving reservations for other backward classes, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer and ruled that persons belonging to this category were not entitled to benefit under reservations। तो जहां अदर बैकवर्ड क्लासेज जो कि शैक्षिक और आर्थिक आधार पर दिया गया था, उसमें अगर कुछ लोग जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया कि भाई दूध के ऊपर वाले क्रीम हैं, इनका अच्छा हालत हो गया, इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो जहां एक इनकम की लिमिट सेट कर दी गई। हाँ, जैसे दूध है, अब दूध को आप मथते हैं तो क्या होता है, जो उसका रिच पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, दूध का जो मेन पार्ट है उस वही ना होता है जो समृद्ध होता है। भाई उसी के लिए घी मलाई मक्खन में आदमी का ध्यान रहता है, नहीं तो बाकी तो पानी है। हाँ हाँ, वही होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो क्रीमी लेयर है, जो बाकी सब नीचे आम है, उसके ऊपर वो खास जो है वो ऊपर आके चला आया, तो उसको आपको जरूरत नहीं है। In the same manner, the judiciary has contributed to an informal amendment by interpreting various provisions concerning right to education, right to life and liberty, and right to form and manage minority educational institutions। इसी तरह जुडिशरी ने अपने कई फैसलों में शिक्षा के अधिकार के बारे में फैसले दिए हैं, जीवन और स्वतंत्रता के बारे में अधिकार के फैसले दिए हैं, और ये माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार है अपने शिक्षा के संस्थान वो बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो उससे एक तरह से उन्होंने संविधान में संशोधन का ही काम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है उसका प्रभाव कानून की तरह होता है। इट इज़ लाइक लॉ। These are instances of how rulings by the court contribute to the evolution of the constitution। तो ये ऐसे मामले हैं, उदाहरण हैं कि किस तरह कोर्ट के फैसलों से भी संविधान में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा थ्योरी है, ये आपको मेंस वगैरह में या ऐसे में लिखने बोलने के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो यहाँ संविधान किस तरह एक जीवित दस्तावेज की तरह, लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम किया है, यानी बदला है लगातार समय के हालात के अनुसार। जो है जैसे लोग बदलते हैं, ये गाना है मौसम की तरह तुम भी तो बदल न जाओगे। हाँ, तो यहाँ वही है कि मौसम के अनुसार संविधान भी बदला है, हालात के अनुसार संविधान में भी बदलाव आए। देखिए, वी हैव डिस्क्राइब्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट डज दैट मीन? हमने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा है, उसका मतलब क्या है? अब वही सब बातें जो मैंने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग, दिस डॉक्यूमेंट कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कोई जीवित प्राणी होता है, अपने आसपास का हालात पर समय के अनुसार जो भी होता है अपना बदलता है, व्यवहार अपने उसी तौर तरीकों को बदलता है, उसी तरह ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो जैसे जैसे समय की ज़रूरतें अलग अलग रही है, सिचुएशन अलग अलग रहे हैं, वैसे ही अपना बदलाव किया। लाइक अ लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। एक जीवित प्राणी की तरह संविधान भी अपने अनुभव से बदलाव करता है।
In fact, that is the answer to riddle we mentioned at beginning about the durability of constitution. और शुरू में जो हमने एक पहेली पूछी थी आपसे, हाँ, संविधान के कितना उसका लाइफ होना चाहिए उसके बारे में, उसका यहाँ आंसर भी दिया. इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी, the constitution continues to work effectively because of this ability to be dynamic, to be open to interpretations and the ability to respond to the changing situation. कि इतने समाज में इतने बदलाव हो गए हमारे देश में, उसके बावजूद आज भी हमारा संविधान प्रभावी ढंग से काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें एक काबिलियत है कि ये डायनेमिक है, ये लगातार अपने आप को बदलने वाला है. डायनेमिक मीन्स चेंजिंग. टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, ये अपने तरह तरह के व्याख्या के भी लिए खुला हुआ है कि संविधान की समय समय पर अलग ढंग से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व्याख्या कर सकते हैं और उसका वैसा प्रभाव होता है. एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सिचुएशन, और बदलते हालात के अनुसार वो भी बदल सकता है. दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक लोकतांत्रिक संविधान का एक अच्छा गुण है, हॉलमार्क. हाँ, पहचान. इन अ डेमोक्रेसी practices and ideas keep evolving over time and the society engages in experiments according to these. एक लोकतंत्र में लगातार लोगों की सोच और लोगों के जो सोच होती है, आदतें होती हैं, व्यवहार होता है, वो बदलता रहता है समय के साथ, और उसके अनुसार समाज जो है नए नए प्रयोग करता है अपने आप में. A constitution which protects democracy and yet allows for evolution of new practices becomes not only durable but also the object of respect from the citizens. एक ऐसा संविधान जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और साथ ही साथ इसमें नई चीज़ों को शामिल करने के भी जो है शक्ति देता है, वो न केवल जो है उसका जीवन लंबा हो जाता है, वो लंबे समय तक टिका रहता है, बल्कि वो अपने नागरिकों से भी सम्मान पाता है. The important point is, has the constitution been able to protect itself and protect democracy? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान ने अपने आप को और लोकतंत्र को बचा पाए हैं. In the past 6 decades, some very critical situations arose in the politics and constitutional development of the country. आज हम कह सकते हैं इन द लास्ट 8 डेकेड्स, पिछले 8 दशकों में कई बड़े गंभीर जो है हालात आए जब राजनीति और संविधान के बहुत अलग अलग तरह से बदलाव हुए. वी हैव मेड अ ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन दिस चैप्टर ऑलरेडी. हमने ऐसे कई मौकों की इस चैप्टर में पढ़ाई की. इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज, द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन दैट केम अप again and again from 1950 was about the supremacy of parliament. तो जो सबसे बड़ा संविधान और कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा जो बार बार और सीरियसली उठा वो था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारे देश में. इन अ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल and therefore it is expected to have an upper hand over both executive and judiciary. एक ऐसी व्यवस्था में एक पार्लियामेंट्री यानी लोकतांत्रिक जहां डेमोक्रेसी है, सॉरी जहां क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ संसदीय. तो जहां संसदीय लोकतंत्र है, ऐसी व्यवस्था में जहां की पार्लियामेंट जो है जो लोगों को, क्योंकि वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने गए मेंबर से बनी होती है, तो वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है. तो ये तय बात है कि जो लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है उनका जो है एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सरकार में काम करते हैं और जो न्याय व्यवस्था है उन पर एक उनका ऊपर अपर हैंड यानी उनका एक डोमिनेंस रहेगा उनके ऊपर, वो भारी रहेंगे, उन पर हावी होंगे. एट द सेम टाइम देयर इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज गिवन पावर्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन दूसरे तरफ हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जो कि सरकार के और भी अंगों को शक्तियां प्रदान करता है. देयरफॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क. तो इसीलिए जो हम पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं
उसको इसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होता है। जो संविधान के द्वारा दिया गया फ्रेमवर्क है उसी में वो काम करता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना और चुनाव और ये नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये कानून के शासन की भी बात करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट, ऐसा नहीं कि लोग अब किसी को वोट दे देंगे वो जो मन हो करना शुरू कर देगा। डेमोक्रेसी का मतलब कानून का शासन। सो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी का एक ये भी अर्थ होता है कि हम तरह तरह की संस्थाओं को डेवलप करें देश में। संस्थाओं से मतलब है जो कई सारे ऑफिसेज होते हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ स्पीकर, द लोकसभा, द राज्यसभा, ठीक है, और भी जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, समझ गए, ये सबको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इज डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनको और डेवलप करें, एंड वर्किंग थ्रू दीज, और इनके से काम लेते हुए हमारा देश चले। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन अ बैलेंस विथ ईच अदर। तो जितने भी राजनीतिक हमारे यहाँ संस्थाएं हैं उनको एक लोगों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा और आपस में एक बैलेंस बना के चलना होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी, अब इसमें हम जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आपको लिख के दे दिया एनसीईआरटी ने, इसको रट लीजिएगा। ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, the parliament thought that it had the power and responsibility to make laws and amendments for furthering the interests of poor, backward and needy। ये कह रहा है कि जिस समय जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, और पार्लियामेंट जो हमारी संसद है उसके बीच में एक विवाद चल रहा था, पार्लियामेंट को उस समय लगा कि इसके पास शक्ति है संविधान के कानून बनाने की और संविधान में बदलाव करने की, ताकि ये गरीबों, पिछड़ों और ज़रूरतमंदों के जो है हितों को, उनके फ़ायदों को आगे बढ़ा सके, उनको फ़ायदा पहुंचा सके। The judiciary insisted that all this has to take place within the framework provided by the Constitution, and pro-people measures should not bypass legal procedures, because once you bypass laws even with good intentions, that can give excuse to the power holders to use their power arbitrarily। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से सुनिए। तो बेसिकली इंदिरा गांधी और उनसे पहले की बात हो रही है कि जिस समय पार्लियामेंट और जुडिशरी में ये विवाद चल रहा था, तो पार्लियामेंट ये सोचती थी कि भाई हमें देश की आम जनता, गरीब जनता, पिछड़ों को, ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसके लिए नए कानून बनाने पड़ेंगे, और उसको ये शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा कि कोई भी कानून और वो संविधान में बदलाव कर सकती है। लेकिन जुडिशरी ने उस समय कहा कि भले ही आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, फिर भी आपको संविधान के अंदर ही रह के काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कानूनों को बाईपास करना शुरू कर दिया, कानूनों का वायलेशन, अनदेखी करना, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे आगे जो लोग पावर में, उनको मौका मिल जाएगा कानूनों को मिसयूज करने का। वो कानून का फिर अनदेखी करना शुरू कर देंगे, संविधान का अनदेखी करना। भले आप अच्छे कारण के लिए सोच रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी कारण के लिए कीजिए, लेकिन आपको संविधान को रिस्पेक्ट करने, संविधान के अनुसार कार्य करना है, संविधान को बाईपास नहीं करना है। एंड डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर एज इट इज अबाउट वेलबींग ऑफ पीपल। और लोकतंत्र का मतलब है कि उसी तरह की किसी के जो पावर हाथ में मिलती है रूलिंग पार्टी, रूलिंग पर्सन को, उसके पावर पर रोक लगाई जाए, उतना ही जरूरी है ये जितना कि लोगों का फायदा देखना जरूरी है। कि किसी को निरंकुश शासन नहीं मिल जाए कि जो मन में आए किए जा रहा है, फिर वो डेमोक्रेसी मतलब नहीं होगा।
तो जहां डेमोक्रेसी का मतलब है कि किसी को भी जो पावर दिया जा रहा है उस पर तरह तरह के रोक भी लगाना, लेकिन साथ ही साथ लोगों का फायदा भी जरूरी है। द सक्सेस ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन रिजॉल्विंग दीज टेंशंस। तो हमारा देश का जो संविधान है जो आज तक सफलतापूर्वक काम कर रहा है, उसकी सफलता का कारण यही है कि उसने इन तनावों को दूर किया है सही ढंग से, जो तनाव चल रहे थे सरकार और जुडिशरी में। The judiciary, in its famous Keswanand ruling, found a way out of the existing complications by turning to the spirit of constitution rather than its letter. तो जब ऐसा समय आ गया था जब न्याय व्यवस्था और संसद में बिल्कुल बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था, तो ऐसे में जुडिशरी को एक बहुत अच्छा तरीका सूझा कि उन्होंने फिर से संविधान के दर्शन की ओर देखा बजाय उसके शब्दों पर। जो प्रियम्बल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ओर ध्यान दिया। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर। Nowhere does the constitution say that such and such part are basic structure। नहीं ऐसा कहीं कहा गया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। In this sense, the basic structure theory is the invention of the judiciary। ये basic structure theory जो है वो जुडिशरी के द्वारा निकाला गया एक तरीका है। How did it invent such a non-existent thing? तो ये ऐसी चीज जो थी ही नहीं, उसको कैसे पैदा कर दिया जुडिशरी? And how is it that all other institutions have accepted this during past 6 decades? और पिछले जो है 6 दशकों में कैसे यह है कि उसने खोज के निकाला और सब उसको मान भी रहे हैं। Therein lies the distinction between letter and spirit। यही है कि जहां शब्दों में और भावनाओं में फर्क है, और भावना में, संविधान की भावना में। हाँ, the court came to the conclusion that in reading a text or document we must respect the intent behind that document। कि हम कोई भी दस्तावेज जब पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने के साथ साथ वो किस भावना से लिखा गया उसको भी जानना जरूरी है, और उसको तब उस भावना के उसमें समझना जरूरी है। खाली किसी दस्तावेज को हम पढ़ के उसको अगर समझें तो हम सही तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि वो किस भावना में, किस लक्ष्य के साथ लिखा गया उसको हम समझें। A mere text of the law is less important than the social circumstances and aspirations that have produced that law or document। सिर्फ किसी कानून को पढ़ लेना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसके साथ साथ किन परिस्थितियों में वो कानून बना, किन उम्मीदों को लेके वो कानून बनाया गया, उसको भी समझना जरूरी है। The court was looking at the basic structure as something without which the constitution cannot be imagined at all। तो कोर्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसी चीज के बारे में देख रहा था कि जिसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं हो सकती। अब जैसे प्रियम्बल, तो जो प्रियम्बल में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सारा पावर का सोर्स कहाँ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वहां लिखा गया कि हम इंडिया को कैसा बनाने के लिए किए हैं? इनटू अ सॉवरेन। पहले था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाद में उसमें जोड़ दिया गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, assuring the dignity and dignity of individual and unity and integrity of the nation। तो ये इन बातों को जो लक्ष्य के रूप में लिखा गया, उद्देश्य के रूप में लिखा गया कि इन उद्देश्य के साथ हम संविधान बना रहे हैं, तो संविधान में जो लिखा गया उसको, इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को, सिद्धांतों को समझते हुए उसको पढ़ना है। तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर उसने, जो न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने, जो लिखा गया है और जो उसकी भावना है, उनमें एक बैलेंस बनाने का काम किया। तो देखिए कितना बढ़िया से आपको तो लिख दिया यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर के बाद। हाँ, फिर है मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। आवर डिस्कशन ऑफ
the role of judiciary in the paragraph above brings one more fact. In the background of the fierce controversy that raged between 1967 and 73, Parliament and executive also realized that a balanced and long-term view was necessary. तो 1967 से लेकर 73 तक जो घमासान विवाद चला जुडिशरी में और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में, या पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, तो उसमें पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को भी ये महसूस हुआ कि हमें एक लंबे समय का दृष्टिकोण लेके चलना जरूरी है। ये थोड़े समय के लिए कुछ हम लोग अगर दृष्टिकोण अपनाएंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है देश के लिए। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग इन केशवानंद केस, some attempts were made to ask the court to reconsider its ruling. तो जब केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर कुछ ऐसे प्रयास किए गए उसको फिर से अपना फैसले को दोबारा सोच विचार करने के लिए। When these failed, the 42nd amendment was made and parliamentary supremacy was asserted. जब सुप्रीम कोर्ट नहीं माना उसको दोबारा सोचने पर, तो फिर से ये 42nd अमेंडमेंट किया गया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को फिर से वहां लिख दिया गया। असर्टेड मतलब हाँ, उसको जोरदार ढंग से फिर से शामिल कर दिया गया। बट द कोर्ट अगेन रिपीटेड इट्स अर्लियर स्टैंड इन मिनर्वा मिल्स केस 1980। लेकिन 1980, हाँ देख लीजिएगा, तो मिनर्वा मिल्स केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को कायम रखा। देयरफॉर इवन 4 decades आफ्टर द रूलिंग इन द केशवानंद केस, दिस रूलिंग हैज डोमिनेटेड आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज लगभग 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है 40 साल उस समय से बोलो, हाँ 45 साल से, तो आज लगभग 4 decades के बाद भी केशवानंद भारती केस में, एक्चुअली वो रूलिंग इन केशवानंद केस लिखे हुए ना, वहां से 60 साल हुआ। लाइन को पढ़िए, वो केशवानंद केस की बात किया, मिनर्वा मिल्स का बात नहीं किया। हाँ, तो केशवानंद केस के 60 साल बाद भी आज वो जो है उस समय जो फैसला दिया संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज भी लागू है, सब मान रहे हैं। पॉलिटिकल, हाँ अभी उस पर सवाल फिर उठने लगा है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, इन सब ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी को मान लिया है। अभी जो फिर से इनको लेकिन ये दिक्कत हो गई है। Even when there was talk about review of the constitution, that exercise could not cross the limits set by the theory of basic structure. तो ये आपको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर थोड़ा सा दिया था बॉक्स में, एक रिव्यू कमेटी बनी थी संविधान के लिए 90s के 2000 के आसपास। तो एक कमेटी की भाई 50 साल हो गए हैं लगभग, तो 50 सालों में संविधान का क्यों ना रिव्यू किया जाए, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्या उसमें किस तरह से काम किया है। तो एक कमेटी बनी थी, लेकिन वो भी जो है उसने इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में ही अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह दिया था। When the constitution was made, leaders and people of our country shared a common vision of India. जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय जो देश के नेता और जनता थी उनका एक ही सपना था। इन नेहरूज फेमस स्पीच एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस विजन वाज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो नेहरू जी का जो फेमस भाषण हुआ था आज़ादी के दिन, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, उसमें इन्होंने उस सपने को बताया था। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो ऑल द लीडर्स मेंशन्ड दिस विजन। संविधान सभा में भी सभी नेताओं ने इस सपने को कहा था कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की इज्जत हो, उसको आज़ादी मिले देश में। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक रूप से सब में बराबरी की भावना आए। वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों का जो है वो फायदा हो, मतलब सही से अच्छे से जीवन गुजारें।
यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ देश को अखंड रखते हुए सब में एकता बनी रहे। दिस विजन हैज नॉट डिसअपियर्ड, ये जो सोच है आज भी हमारी गायब नहीं हुई है। पीपल एंड लीडर्स अलाइक होल्ड टू द विजन एंड होप टू रियलाइज इट। तो आज भी देश की जनता और नेताओं में यही सोच है, यही सपना है और वो इसे पूरा करना चाहते हैं। Therefore, the Constitution based on this vision has remained an object of respect and authority even after half a century. तो इसीलिए आज भी लगभग 70-75 साल हो जाने के बाद भी हमारा संविधान जो है वो आज भी लोगों का सम्मान उसको मिलता है, उसको आज भी अधिकार उतना ही हमारे देश में है, लोग उसको पालन करते हैं। द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग आवर पब्लिक इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट। तो जो हमारे मूल जो वैल्यूज हैं, हमारे जो मतलब क्या बोले, तो वो जो है वैल्यू को, मूल्य जो है हिंदी में कहते हैं, वो आज भी हमारे वैसे के हैं जैसा कि आज़ादी के समय सोचा गया था। कंक्लूजन, देयर कैन स्टिल बी डिबेट्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अभी भी चाहे तो बहस हो सकती है, लोग सोच सकते हैं अलग अलग कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सच डिबेट्स, ऐसी बहसों में कुछ गलत नहीं है, बहस करना चाहिए, बहस से नई नई बातें सामने आती हैं, लोगों के विचार सामने। वी मस्ट रिमेंबर दैट पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस, कि लोकतंत्र में राजनीति तो बहसों से और आपस में मतभेद से ही होती है। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का शासन, और लोगों का शासन है तो सभी लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है। तो डेमोक्रेसी में तो है ही कि डेमोक्रेसी जहां लोकतंत्र होगा वहां बहस होगी, वहां अलग अलग विचार भी होंगे। दैट इज अ साइन ऑफ डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस एंड ओपननेस। तो ये पहचान होती है कि वहां इसका मतलब बहुत विविधता है, लोग जीवित हैं, जीवंत हैं, यानी लोग अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं कि कोई कुछ सोच, जैसे हम लोग पढ़ते थे जब 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में हमारे ज्योग्राफी टीचर थे, थोड़े उनका बड़े जो है रौबदार टीचर थे, लंबे चौड़े और कड़े एकदम डिसिप्लिन वाले, तो बच्चे डरते थे उनसे। तो वो सवाल पूछते थे तो जल्दी कोई बच्चा आंसर नहीं देता था जवाब, कि कहीं गलत बोल दिया तो पिटाई ना हो जाए। तो वो कहते थे कि अरे भाई आप लोग सेक्शन तो बड़े अच्छे हो, अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस है, रेपुटेशन है, लेकिन आप लोग में कोई जवाब ही नहीं देता है। और जो सी सेक्शन है, जो सबसे बदनाम सेक्शन है, जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब है, लेकिन वहाँ जाता हूँ मैं, सवाल पूछता हूँ तो लोग बिना डरे जवाब भी देते हैं। तो बात है कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, अरे भाई बोलिए, सही गलत हो सकता है, लेकिन नहीं बोलिएगा तो लगेगा कि भाई ये तो इनमें कुछ है ही नहीं, सोचते ही नहीं है कुछ। तो बोलने से डरना नहीं चाहिए, हाँ सही गलत हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में लाइवलीनेस, कि ठीक है बहस करिए, अपने अपने विचार रखिए, कभी मैं सही कभी वो सही। तो दैट इज अ साइन ऑफ डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस एंड ओपननेस। और खुलापन होना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो बोलने का भी हमको होना चाहिए, नहीं कि भाई सोच रहे हैं मन में रखे हुआ है तो उसको रखने से फायदा। डेमोक्रेसी वेलकम्स डिबेट्स, लोकतंत्र में बहस का स्वागत होता है। एट द सेम टाइम आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी इन सेटिंग लिमिट्स टू दीज डिबेट्स। लेकिन हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने भी मैच्योरिटी दिखाया कि बहस तो करें लेकिन एक सीमा के अंदर करें। बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रोमाइजेज एंड गिव एंड टेक। राजनीति में अक्सर कॉम्प्रोमाइज, कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समझौते करने पड़ते हैं, एंड गिव एंड टेक, लेन देन करना पड़ता है, क्योंकि भाई राजनीति है, डेमोक्रेसी लोगों का है, सबका विचार अलग अलग है। कुछ लोग ऐसा, तो अगर हमें मिलजुल के चलाना है तो कुछ हमें आपस में समझौता करना पड़ेगा, कुछ हमने लिया कुछ उसको दिया, लेन देन तभी एक साथ चल सकते हैं। एक्सट्रीम पोजिशंस में बी थियोरिटिकली वेरी करेक्ट and ideologically very attractive, but politics demands that everyone is prepared to moderate their extreme views, sharp positions and reach a common minimum ground. देखिए बहुत अच्छी बात कही, मेरे लिए भी खास करके कहे कि
एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना कि बिल्कुल ही एक तरफ का, हाँ नहीं सच का मतलब हमदम सच ही पकड़ के चलेंगे, सही का मतलब बिल्कुल सही, सही का मतलब एक दाना भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने में बहुत अच्छा लग सकता है, ठीक है, ऐसा लोगों को बहुत अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है वो डिमांड होता है कि सब लोगों को एक मिलजुल के बीच का रास्ता ही निकाल के चलना पड़े, तभी सभी लोग साथ में चल सकते हैं। नहीं तो पता चले कि उधर अड़ गया लेके कि इधर अड़ गया लेके, तो फिर चलेगा कैसे साथ में। तो इसीलिए अगर हमें चलना है साथ में तो हमें मध्यम मार्ग लेके चलना पड़ेगा। जैसे आज क्या है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि एकदम एक वन नेशन वन लैंग्वेज, अरे भाई कैसे हो जाएगा वन लैंग्वेज। हाँ, आप एक लिंक लैंग्वेज, मैंने जैसा एक बताया आपको कि एक मध्यम मार्ग हम अपना सकते हैं कि आप एक ऐसी हिंदी की बात कीजिए कि जो शुद्ध रूप में थोड़ा संस्कृत में भी मिली हुई हो, कि जिसको कि एक तमिल व्यक्ति भी आराम से बोल सके, क्योंकि वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, तमिल भाषा भी, तेलुगु भी है, कन्नड़ मलयालम भी है, तो और भी भाषाएं हैं, तो वो सबके लिए सुविधापूर्ण हो जाए। ऐसा आप वो तो कहेंगे कि हिंदी ही भाषा नहीं है इस देश की जो हिंदी बोल रहे हैं आम जनता, तो इसीलिए कहने का मतलब हमें एक मध्यम रास्ता निकालना पड़ता है पॉलिटिक्स में, जिस पर कि सभी लोग साथ में चल सके। ओनली देन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिकम्स पॉसिबल, तभी जो है एक लोकतांत्रिक राजनीति हो सकती है। पॉलिटिशियंस एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड दीज स्किल्स, तो जो हमारे जो राजनेता हैं और जो लोग हैं उन्होंने इस बात को समझा है और इसको जीवन में अपने लाते भी हैं। दैट हैज मेड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट सक्सेसफुल, तो इसने जो है हमारे जो संविधान, जो लोकतांत्रिक संविधान है, उसको कामकाज करने में इस कारण सफल बनाया है। Among the different organs of government, there will always be competition over which one is more important than others. सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, एक तरफ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनमें हमेशा ये आपस में कंपटीशन रहेगा ये दिखाने का कि कौन दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। They will also always fight over what constitutes द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये हमेशा एक दूसरे से इस बात पर भी झगड़ा करेंगे कि लोगों का हित किस में है। जुडिशरी कहेगा कि भाई संविधान का पालन करने में लोगों का हित है, लेजिस्लेचर कहेगा कि नहीं भाई हम जो है कानून जो बना है उसको पालन करने में हित है, और एग्जीक्यूटिव कहेगा कि देखिए भाई सब से कुछ नहीं होता है, जो कामकाज कराने में अलग ही भार पड़ता है, इसलिए जो कामकाज में संभव हो सके उसी पर चलना लोगों का। तो ये तीनों अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, बट इन द लास्ट इंस्टेंस द फाइनल अथॉरिटी लाइज विद इन द पीपल। अंतिम में हमारे देश में चूंकि लोकतंत्र है तो अंतिम फैसला लोगों के हाथ में ही होता है। पीपल, देयर फ्रीडम्स एंड देयर वेलबींग कॉन्स्टिट्यूट द पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जनता, उसकी आज़ादी और उसका जो कल्याण है वही जो है लोकतंत्र का एक लक्ष्य है, उसका कारण है, और इसीलिए वही जो है हमारे राजनीति का लक्ष्य भी, उसका जो नतीजा भी, आउटकम भी होना चाहिए। तो इसके साथ जो है हमारा ये चैप्टर का डिस्कशन ख़त्म हो गया। अब इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं आप उन एक्सरसाइजेज को ज़रूर करेंगे। हाँ डेफिनेटली, हाँ, तो आप ये जो भी एक्सरसाइजेज उनको करेंगे उसमें आपकी समझ बढ़ाएगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इन सबको करें, ठीक है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए आंसर्स, उसको भी कोशिश करिए लिखने का। हाँ, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्पस से और पीटी पर्पस से भी, तो उसको जो है ज़रूर ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।